प्रणाम मेरे प्यारे सुंदर साथ और फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आया हूँ। ये वीडियो मैं कभी डिलीट नहीं करूँगा, इसको रखाऊँगा क्योंकि अभी जो वर्ल्ड का सिचुएशन है वो बहुत एक बड़ा चेंज में है। ये वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर रहा है, ये मैंने देखा है। मैं इतने दिन से वीडियो में नहीं आया, लेकिन अभी मेरा एनालिसिस होके मैं दुनिया के बारे में ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अमेरिका एक डिक्लाइनिंग रोमन एम्पायर जैसा दिखता है मुझको, और अमेरिका के एक एक ब्लंडर जो है उसकी जो है सुपर पावर को चैलेंज में डाल दिया। और शायद सुपर पावर नहीं है अभी, है तो भी इस वो पहले जैसा एक सुपर पावर नहीं है। उसकी जो दादागिरी चल रही थी वो दादागिरी ख़त्म हो गया उसका। ओके, मैं उससे पहले कुछ बातें कह के एक एनालिसिस करना चाहता हूँ, आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं अपने कॉलेज के जो मेरे हिस्ट्री मैडम थी, जो यूरोपियन हिस्ट्री मुझे पढ़ाई थी, नताशा मैडम, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में अच्छा पढ़ाया। और कुछ अभी इस तरह का मुझे एनालिसिस का जो भी स्किल्स है या कोई भी चीज़ मैं बता पा रहा हूँ, ये उन्हीं की बदौलत से है। क्योंकि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स, और हिस्ट्री इज़ नॉट ऑफ डेड पीपल, इट इज़ ऑल्सो ए फ्यूचर, ऐसे बोला करते थे हमें। और मैं ये मानता भी हूँ, जो यूरोप रोमन एम्पायर को जो हालत हुआ वही हालत में आज अमेरिका को देख रहा हूँ। और एक और बात है कि सुंदर साथ और दोस्त लोग, कि यूरोपियंस के एक जहन के अंदर या उनके दिल के अंदर एक बात है कि वो एक सुपीरियर रेस है, और उनको ये लगता है कि वो वर्ल्ड का पॉलिटिक्स को डिसाइड करते हैं। ये एक इस तरह का एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने का कारण भी है। क्यों मालूम है? क्योंकि पिछले 200-250 साल से वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को उन्होंने निर्णय किया है, कौन सा कंट्री फ्री होना चाहिए, कौन सा कंट्री का इकॉनमी उनके हिसाब से चलना चाहिए। इस तरह उन्होंने डिसाइड किया, उसको चलाया भी उन्होंने। तो इसके चलते नेचुरली उनका जो टेंडेंसी है, जो हिस्टोरिकल टेंडेंसी है, वो एक दिन या 2 दिन में बदल नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ कि जो यूक्रेन वॉर क्या है, ये बेसिकली एक इकोनॉमिकल वॉर है। तो राइस ऑफ रशिया और चाइना जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को बहुत बौखलाए होती है इस चीज़ से। और इनफैक्ट उनकी जो सैंक्शन पॉलिटिक्स है, इस तरह के जो पॉलिटिक्स है वो वर्कआउट होता था, उसमें काफ़ी देशों को उन्होंने बर्बाद भी किया। तो बट ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद रशिया ने उनकी उस जो चालबाज को उसने तोड़ दिया। वो सैंक्शन पॉलिटिक्स वर्कआउट नहीं हुआ, ना चाइना पे उनका कोई दबाव नहीं बन पाया। इस तरह से काफ़ी नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे आईएसआईएस है या हुती है, ये लोग भी बहुत बोल्ड हो गए। तो ये डायरेक्टली क्या हुआ कि इट्स लाइक ए चैलेंजिंग द वर्ल्ड सिस्टम। तो यूरोपियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो उनके हिसाब से जो दुनिया चलनी चाहिए, या अमेरिका के साथ तो गठजोड़ बना के जो चलाते थे, तो वो पॉलिटिकल सिस्टम को उन्होंने एकदम तोड़ा भी और चैलेंज भी कर दिया। अभी देखेंगे तो हमारा अपने इंडिया भी जो रविशंकर है वो काफ़ी चैलेंज करते हैं, यूरोपियंस को नसीहत देते हैं। हम अगर अभी देखते हैं, क्योंकि वो आए दिन कुछ ना कुछ, जैसे जर्मनी है या चाहे अमेरिका है, सीएए के ऊपर है, केजरीवाल के ऊपर है, बयानबाजी करते हैं, और गवर्नमेंट अच्छा खासा उनको रिप्लाई देता है। और उनके अंदर वो सैंक्शन पॉलिटिक्स काम भी नहीं कर रहा है। सो इसका आउटकम क्या है? अभी देखें तो पुतिन बोल रहा है कि मैं नेटो या यूरोपियन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री पे मैं अटैक नहीं करूँगा, मेरा कोई उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पोलैंड है और बाकी जो कंट्रीज हैं, बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, वो बताते हैं कि बहुत डेंजर है, अभी वॉर हो जाएगा, वो हो जाएगा, रशिया हमारे पर अटैक कर देगा, ये सब।
देखिए, एक इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ये क्या है बात। ये एक वर्ल्ड वॉर वन के पहले पोलैंड यूरोप का एक बहुत बड़ा पावर था, सुपर पावर के जैसे था। वो बहुत बड़ा देश था। उसका क्या है कि ओटोमन एम्पायर के साथ भी कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वॉर जैसे टू होने के बाद या वन वन के बाद जो है पोलैंड का जो है टूट गया। उनका शाही शासन भी ख़त्म होने लगा और थोड़े छोटे छोटे देश बन गए उनके। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू के बाद आज के जो पोलैंड आप देख रहे हो कैसा है, वो इतना जो तो पोलैंड का क्या कि जो हिस्टोरिकली उन लोगों का ए पार्ट ऑफ यूक्रेन है। और अभी का जो भी कुछ रशिया के जो टूट के गए हुए देश हैं, लाटविया है, इस्टोनिया है या ऑस्ट्रेलिया, ये सब पोलैंड के किंगडम में था। तो पोलैंड क्या है कि अपना पुराना ग्लोरी को देखना चाहता है, जैसा लगता है मुझे। वो हिस्टोरिकल ग्लोरी देखना चाहता है और वो मौका ढूंढ रहे हैं कि रशिया के साथ कैसे लड़ाई को छेड़ दिया जाए। तो वो आए दिन रशिया को एक थ्रेट बनाते हैं और यूरोपियन कंट्रीज में उसमें लगे हुए हैं। देखिए, जब यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह इंडिया जैसे कंट्री को जब शासन कर रहे थे, इंडिया उनका कॉलोनियल था, कॉलोनी था, तो उन्होंने यहाँ से लूटपाट किया खूब। उनके देशों ने तो इसी लूटपाट से दो वॉर को झेल पाए, उन्होंने बड़े बड़े वॉर को झेला। और उसके बाद जब भी वर्ल्ड वार मेरे ख्याल में टू के बाद उनके पास ऐसे बैंक्स हैं जैसे स्विस बैंक है और बाकी बहुत सारे ऐसे बेनामी बैंक्स हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जो हमारे जैसे भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इन देशों में जो यहाँ के जो नेता होते हैं, जो करप्ट लोग होते हैं, वो जो चोरी हुआ पैसा लेकर जाके वहाँ ब्लैक मनी बना के वहाँ उन बैंकों में रखते थे और उन बैंकों से ये देशों का इकोनॉमी चलता था। हकीकत ये भी एक है कि ब्रिटेन वगैरह की, पहले ब्रिटेन चाहिए, स्विट्ज़रलैंड चाहिए, क्यों इतना रिच बनते रहे, भले ही इनके पास इतना बड़ा प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ नहीं, ना इनका बड़ा इतना इकोनॉमी है, ना कुछ, फिर भी देखे तो वो हमारे देशों से भी ज़्यादा, हमारे देश भले ही कि उनसे भी ज़्यादा प्रोडक्शन करता सब कुछ है, लेकिन हमारा देश का इकोनॉमी उनसे भी कमज़ोर रहता है। मतलब हमारा करेंसी कमज़ोर रहता है। यही कारण है क्योंकि यहाँ का बहुत सारा पैसा वहाँ जाके उनके बैंकों में जमा हो जाती थी और वो बाहर नहीं होता था। जो भी मर गया वो वहीं को वहीं छोड़ जाता, वो देश, वो पैसा उन्हीं को हो जाता। ये एक तरह सा दूसरा टाइप का कॉलोनियल सिस्टम जो है वो चलाते थे। फिलहाल में क्या होने लगा है कि ये सब टूटने लगा है जैसा लग रहा है, क्योंकि ब्रिटेन का इकोनॉमी ठीक नहीं है, यूरोपियन इकोनॉमी भी ठीक नहीं है और अमेरिका भी धीरे धीरे उनका भी इकोनॉमी टूटता जा रहा है और उनका पॉलिटिकल पावर भी कम होता जा रहा है। वो वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस भी कम होता जा रहा है। ये दिखाता है कि एक सी चेंज हो रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और पावर का बहुत, जो 200-250 साल पुरानी, मैं तो मानता हूँ तकरीबन 300 साल पुरानी जो सिस्टम चल रही थी, वो सिस्टम टूटने लगा अभी, और 1-2 साल में टूटने लगा और अभी वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसका मतलब है हम एक बहुत बड़े वॉर के तरफ जा सकते हैं। मेरा एक बहुत बड़ा ये प्रोफेसी या प्रेडिक्शन मान के चलो कि हमें आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा वॉर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन जो बौखला है, इतना ज़्यादा बौखला हुआ है कि उनको अपना पुराना सिस्टम को लेकर आने के लिए वो कोई भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी बकरा बना सकते हैं, कोई भी देश को बकरा, चाहे रशिया को बना दे, चाहे चाइना को बना दे, चाहे इंडिया को बना दे, किसी को भी बना सकता है। क्योंकि मुझे बहुत बार प्राणनाथ जी का बीतक का वाणी में याद आती है जयराम कंसारा भाई का जो है किस्से से। तो फिरंगियों को प्राणनाथ जी बताते हैं, श्री प्राणनाथ जी बताते हैं कि फिरंगी बहुत जालिम होते हैं। ये वाकई सच बात है, इन पर भरोसा करना मुश्किल है।
तो मैं होप करता हूँ कि अनदर 1 or 2 years में कुछ पटाखे फटेंगे जैसे लगता है मुझे। और इस बार जो पटाखे फटेंगे और रॉकेटें उड़ेंगी, मुझे लगता है कि ये समुंदर से शुरू होगा लगता है। पहले जो 2 बड़े बड़े वॉर जितनी भी हुए हैं वो ज़मीन से शुरू हुआ था, और ये बार समुंदर से शुरू होगा। और हिंदुस्तान का इतिहास क्या कहता है मैं बताता हूँ। मैं एक इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ाया हूँ, कब से अच्छा से समझता हूँ, जब से जो मोहम्मद गजनी मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता रहा। पृथ्वीराज चौहान क्यों हारे, चाहे बाजीराव ने क्यों हारा, चाहे इब्राहिम लोदी ने क्यों हारे पानीपत 1 और पानीपत 3 का युद्ध में, और नादिर शाह ने क्यों हारा, अहमद शाह अब्दाली क्यों हारा। इसके सब के पीछे इंडियन जो ब्रेवरी या वैल्यूर की कमी की वजह से नहीं हुआ है। ये बात आप लोगों को समझना चाहिए। बड़ा कारण ये है, मैंने मेरे अपने हिस्टोरिकल स्टडी की एनालिसिस से, इंडियंस लैक स्पीड। इंडियंस के पास स्पीड नहीं है अपने पास। जब वॉर में क्या है, वॉर में जिसके पास स्पीड है और क्वांटिटी है वही जीतता है वॉर को, और जिसके पास स्ट्रैटेजी। चाहे वो अलेक्जेंडर ने पर्शिया को इसी वजह से हराया, क्योंकि इसके पास स्पीड था और स्ट्रैटेजी था। और ये वैसे बाबर ने इब्राहिम लोदी को इसलिए हरा पाया क्योंकि उसके पास स्पीड था, उसके पास अच्छे घोड़े थे, और उसके पास बाण थे, एरोस थे। तो इसलिए फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत में उसने बहुत आसानी से इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान के पास वैलर था, सब कुछ था, लेकिन पृथ्वीराज के पास वो घोड़े और वो स्पीड नहीं था जो इब्राहिम गोरी के साथ लड़ पाया, ये इब्राहिम मोहम्मद गजनी के साथ। तो ये है कि अभी भी सेम थिंग है। अभी अगर देखा जाए इंडिया के पास वो फाइटर जेट्स नहीं है जो फाइटर जेट्स होना चाहिए। इंडिया के पास एक स्क्वाड्रन का राइफल फाइटर जेट है, बस एक स्क्वाड्रन का, वो भी कम है। मेरे ख्याल में एक स्क्वाड्रन भी नहीं है मुझे लगता है। इंडिया के पास कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं है, सुपरसोनिक जेट्स नहीं है जिससे वो लड़ सकता है। इंडिया के पास सबसे बड़ा ये हिस्टोरिकली मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी देश को नीचे करके नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे एक एनालिसिस के साथ बात कर रहा हूँ। इंडिया को अभी चाहिए हाई स्पीड ड्रोन्स, मिनिएचर हाई स्पीड ड्रोन्स के साथ एकदम हाइपोसोनिक जेट्स चाहिए। इंडिया इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के लिए भी इस बार मुझे नहीं लगता वेस्टर्न फ्रंटियर मतलब पाकिस्तान की तरफ से या अरुणाचल की तरफ से इंडिया पे अटैक होगा। मुझे लगता है इस बार जो अटैक होगा सी से होगा, मुझे लगता है, क्योंकि सी की हलचल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और सी में क्या है कि चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, या कोई भी कंट्री हो, सब ने अपने अपने एक से एक हथियारों को डिप्लॉय किया है, और इंडिया भी डिप्लॉय कर रहा है। और इंडिया के पास मिसाइल्स अच्छे हैं, बट इंडिया के पास जो फाइटर जेट्स हैं वो नॉट इनफ, वो नहीं है। वो जितने बड़े देश और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए जिस तरह के फाइटर जेट्स होनी चाहिए इस देश को रक्षा करने के लिए, वो नहीं है, वो चाहिए अभी। तो ये मेरा बहुत बड़ा एनालिसिस है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा युद्ध का ड्रम बीट दिख रहा है मुझे, और हो सकता है अभी नहीं तो आगे फ्यूचर में तो होना ही है, ये तो समझ में आ गया। और चाइना और रशिया का जरूर चाइना और रशिया बोलो, चाइना और अमेरिका का जरूर युद्ध तो होगा, और ये रशिया के चलते होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेट अस सी आगे क्या कहता है। एक डिक्लाइनिंग एम्पायर कैसा क्या करता है देखते हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय हिंद।